दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक अपने पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 160 से 2000 किलोमीटर जो कि लो अर्थ ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये जो रॉकेट है इसने अपने मतलब जो भी कस्टमर्स के या फिर इंडिया के जो भी सैटेलाइट्स थे, उसको 450 किलोमीटर का हाइट के ऑर्बिट पे छोड़ दिया है। तो लेकिन सवाल ये है कि लो अर्थ ऑर्बिट आखिरकार होता क्या है? और मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? और आखिरकार जो स्काईरूट एरोस्पेस है ऐसा ऐसा क्या कर दिखाया जिसने भारत के स्पेस सेक्टर का इतिहास बदल दिया है? अगर आप डीएसएसबी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सीडीएस, एफकेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन की पूरी कहानी। तो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि जो हू इज़ पवन कुमार चंदन जो कि स्काईरूट के सीईओ हैं, बिहाइंड इंडियाज़ हिस्टोरिक जो विक्रम-1 लॉन्च अभी हुआ है उसके बारे में पूरा न्यूज़ दे रखा है कि रॉकेट्स आर मोस्ट फैसिनेटिंग मशीन एवर बिल्ट सेज स्काईरूट सीईओ। ये सब लिखा हुआ है कि आज विक्रम-1 रीचेस ऑर्बिट, स्काईरूट फेसेस अ स्टीप क्लाइंब टू बिज़नेस सक्सेस। तो ये सब न्यूज़ है। ये देखो ये जो है स्काईरूट, इसको मैं ज़ूम करूँ तो आपको आप देख पा रहे होंगे, ये देखो स्काईरूट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कंपनी का लोगो है, स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी का नाम है जिसने लॉन्च किया था। और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। अच्छा, लॉन्च कौन किया था? मतलब जो लॉन्च होने वाला रॉकेट उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है विक्रम-1। अच्छा, ठीक है, मतलब ये रॉकेट है, जहाँ से लॉन्च हुआ तो ये तो ये रॉकेट है, तो रॉकेट तो ये हो गया जहाँ से आग लगता है, ठीक है? आग लगने के बाद ये लॉन्च हो जाता है, तो ये तो आपका रॉकेट हो गया। और ये हो गया आपका पेलोड, इसको हम बोलते हैं पेलोड। अच्छा, तो पेलोड में क्या-क्या रख सकते हैं? तो पेलोड में कुछ भी रख लो, चाहे कोई सैटेलाइट रख दिए हैं, तो पेलोड सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हमने। अगर हम पेलोड की जगह जैसे कि हम गगनयान मिशन में 3 में मतलब क्रू मेंबर्स जाने वाले हैं, तो अगर इसमें हमने क्रू क्रू मेंबर्स बैठा दिए हैं, तो फिर वो जो है गगनयान मिशन जो है सही, तो क्रू मेंबर्स बैठा दिया, तो पेलोड क्या हो गया? क्रू मेंबर्स हो गया। गगनयान मिशन में पेलोड हमारे क्रू मेंबर्स होने वाले हैं, तो वो होता है पेलोड, ठीक है? ये पहले आप अच्छे से समझ लेना है। रॉकेट जो होता है, जो कि व्हीकल होता है ये, जो कि जिसको बोलते हैं ना लॉन्च व्हीकल, तो लॉन्च व्हीकल और रॉकेट एक ही चीज़ है, ठीक है? और पेलोड जो उसके ऊपर हम रख के ले जाते हैं सामान। जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या हो गया हमारा? एक तरीके का रॉकेट हो गया। और जो उसके अंदर आदमी बैठ रहे हैं ना, वो हो गया पेलोड, ठीक है? तो ऐसे याद रखो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो वीपी राधाकृष्णन जो है, जो कि ये कौन है बता दो? इनका नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मैं अब लोकसभा स्पीकर बिरला जी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेचुलेट किया है स्काईरूट एरोस्पेस ऑन सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ विक्रम-1। अब देखो न्यूज़ क्या है कि ये देखो कि 12 बज के 5 मिनट पे 18 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। और इसके बाद यहाँ देखते हैं कि हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस जो है, इसने चेंज्ड दैट बाय लॉन्चिंग इट्स स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विक्रम-1। लॉन्च व्हीकल क्या था? विक्रम-1 था, ठीक है? तो कहाँ भेजा गया? तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया। कितने डिस्टेंस पे भेजा गया था? तो 450 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भेजा गया। अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट 450 किलोमीटर पे होता है क्या? नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट होता है 160 किलोमीटर से लेके लगभग 2000 किलोमीटर तक। ये होता है, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। फिर 2000 से आगे का जाता है तो फिर होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं, वो आगे का है। मैं आगे विश्लेषण के आगे मैं बता दूँगा, सारा चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस 2020 जो 2020 से जो इंडियन गवर्नमेंट है ओपन्ड द डोमेस्टिक स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट कंपनीज बाय क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस सच एज़ इन स्पेस एंड अलाउइंग प्राइवेट फर्म्स टू बिल्ड लॉन्च व्हीकल्स एंड यूज इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इन स्पेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ से अब न्यूज़ देख लेते हैं, यहाँ से क्या-क्या हमें पढ़ना है। तो इन स्पेस के बारे में पढ़ लेंगे, हम आगे हम इसके बारे में डिटेल बता दूँगा, ठीक है? तो 2020 से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लगी हुई है और प्राइवेट कंपनीज़ को बूस्ट कर रही है कि भाई आप आओ, इन इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करो, ठीक है? इसके कुछ जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं इसरो के, उन सबको यूज़ करो और अपना खुद का प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को जो ग्रो करो स्पेस के सेक्टर में, ठीक है? Thus far, worldwide only a small number of private companies have successfully developed orbital launch vehicles। अभी तक मतलब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बनाने वाली कुछ ही कंपनीज़ जो हैं वही मतलब जो है ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बना पा रही है, जिसमें स्पेसएक्स का नाम है, रॉकेट लैब, ये दोनों जो है ये यूएसए की कंपनी है। मैं आगे आप सब कुछ आपको क्लियर कर दूँगा। ऐसे ही कुछ क्लच ऑफ चाइनीज़ फर्म्स भी हैं, तो ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है न्यूज़ में। अब देखते हैं अ, अब ये जो है ये पहले बार में मतलब मेडन फ्लाइट था, मतलब फर्स्ट फ्लाइट जो है वो पहले बार में इसने सक्सेस कर लिया था। हालाँकि जो फाल्कन 9 है, वो भी पहले बार में फेल हो गया था। ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसको सीईओ कौन है? एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो सीईओ कौन है? तो फॉर्मर इसरो के जो इंजीनियर्स हैं, जो पवन कुमार चंदन हैं और नागा भरत डाका, ये दोनों नाम है, ठीक है? ये दोनों नाम याद रखना।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों नाम याद रखना। यही दोनों को-फाउंडर एंड सीईओ हैं, ठीक है अभी। तो सीईओ तो ये हैं पवन कुमार चंदन, ठीक है? ये सीओओ कोई पोस्ट होता है वो हैं। तो लेकिन फाउंडर दोनों हैं, दोनों को-फाउंडर थे, ठीक है? अभी प्रेज़ेंट में इनको सीईओ बना रखा है और इनको सीओओ बना रखा है। फाउंडेड स्काईरूट एयरोस्पेस। अब कब फाउंड हुआ था? तो 2018 में फाउंड हुआ था। अच्छा, कहाँ का कंपनी है? तो यहाँ पे लिखा हुआ था हैदराबाद बेस्ड। कहाँ लिखा हुआ था? ये देखो, ये हैदराबाद बेस्ड है ना, स्काईरूट एयरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड, यानी कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा? तो हैदराबाद होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या बनता है? इसके सीईओ कौन है? तो ये हमने बता दिया, पवन कुमार चंदन इनके इसके सीईओ हैं। अच्छा, को-फाउंडर कौन-कौन है? तो पवन कुमार चंदन और नागा भरत दागा। अच्छा, कब फाउंड किया गया था? तो 2018 में फाउंड हुआ था, ठीक है? तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना है। इसका लॉन्च व्हीकल का क्या नाम था? नहीं, रॉकेट का क्या नाम था? तो विक्रम 1 नाम था। अभी देखो पीएम मोदी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है? पीएम मोदी कांग्रेचुलेट्स स्काईरूट एयरोस्पेस टीम, ठीक है? अब ये जो है उसका पीआईबी का कुछ खबर है ये, प्रेस इन्फॉर्मेशन जो निकलता है ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का ये डॉक्यूमेंट्स था, उससे मैंने जब देखा, तो इसमें लिखा हुआ है, तो इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 350 केजी इंटू लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में कितना, इसका मतलब जो इसका कैपेबिलिटी है, जो अब किसका कैपेबिलिटी? तो रॉकेट का, क्योंकि कैपेबिलिटी तो रॉकेट का ही होगा, कितना पेलोड तो उसके ऊपर का कितना सामान है, मतलब अब सपोज़ जैसे एरोप्लेन है, उसके अंदर हो सकता है कोई एरोप्लेन जो 250 पैसेंजर बैठाता हो, कोई एरोप्लेन है 300 पैसेंजर बैठाता हो, तो वो तो अपनी-अपनी कैपेसिटी है। तो इसका कैपेसिटी के बारे में लिखा हुआ है कि प्लेसिंग 350 केजी जो है लेके और लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है, ठीक है? अच्छा, और इम्पोर्टेंट जैसे मैंने कुछ अंडरलाइन कर दिया, बाकी इसमें हाँ, ये जो है 450 किलोमीटर पे जो रॉकेट छोड़ दिया है, वही लिखा हुआ है। इस डीज इंक्लूड सैटेलाइट से इसमें कौन-कौन से थे? तो स्काईरूट्स का अपना मतलब जो इंडिया की जो प्राइवेट कंपनी स्काईरूट, इसने अपना भी कुछ सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, जिसका नाम है स्कोप सैटेलाइट, इसके अंदर लेके गया था। लगभग 6 सैटेलाइट थे इसके अंदर, स्कोप था, ये कुछ विदेशी सैटेलाइट भी इसके अंदर था, डीएसयूबीईडी था, ग्रह स्पेस था, कॉस्मोजर्व स्पेस था, ये सारे ये चीज़ें थी, ठीक है? हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, पूरा लॉन्च का सिस्टम देख लेते हैं। देखो रॉकेट कौन-सा था? विक्रम 1, कंपनी था स्काईरूट एयरोस्पेस, लॉन्च साइट था सतीश धवन स्पेस सेंटर, वही सेम लिखा हुआ है। मिशन, किस मिशन के अंडर भेजा गया था? तो आगमन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एग्ज़ाम में मतलब 99% चांसेस था पूछने का, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? आगमन मिशन के अंदर इसको भेजा गया था। 6 पेलोड्स, कितने पेलोड्स लेके गए थे? 6 पेलोड्स, मैंने बताया था कि इसके ऊपर जो ये रख दिया ना हमने, मतलब जो ये लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल ऊपर जो रख देते हैं, इसको हम बोलते हैं पेलोड्स, ठीक है? तो इसमें 6 क्या रखा हुआ था इसके अंदर? 6 पेलोड्स रखे हुए थे, मतलब 6 सैटेलाइट्स लेके गया था ये, ठीक है? ठीक है? 6 पेलोड्स के रूप में 6 सैटेलाइट्स को ये लेके गया था, और कहाँ पे प्लेस किया था? तो लो अर्थ ऑर्बिट में, कितने किलोमीटर पे? तो 450 किलोमीटर के हाइट पे, ठीक है? इसका जो कैपेसिटी है, इसका स्पेसिफिकेशन देख लो कि 4 स्टेज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, पेलोड था इसका 350 केजी, अप टू लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने का इसका था क्षमता, ठीक है? लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ लिखा हुआ है। पेलोड अगर 260 किलो अगर ले जाएगा, यानी कि थोड़ा-सा अगर कम कर दे, तो थोड़ा-सा और हाइट पे ले जा सकता है, तो किस हाइट पे ले जा सकता है? तो सन स्टेशनरी ऑर्बिट यहाँ लिखा हुआ है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, ठीक है? सॉरी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इसको बोलते हैं, लगभग 600 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर के हाइट पे होता है ये, ठीक है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है? तो इसे आप ध्यान रखना। ये विक्रम 1 मिशन आगमन, आगमन मिशन का नाम था, जो कि टोटल 6 पेलोड्स थे, कौन-कौन से थे? एक तो स्कोप सैटेलाइट था, स्काईरूट का ही अपना ही, सोलारास S3 था, एक ग्रह स्पेस कंपनी का। ऐसे ही जो डीसीयूबीईडी, ये जर्मनी का कंपनी है, उसका भी ये था, यूपीटी ये भी जो गया था। फिर इम्ब्रेस गया था, ये कंपनी था कॉस्मोसर्व स्पेस का। ऐसे ही ये भी जर्मनी कंपनी का, ये भी MD3RN गया था, और कॉमेमोरेटिव पेलोड गया था, ठीक है? इसके अंदर ना एक कॉस्मिक ब्लूम आर्टवर्क भी गया हुआ है, एंड 18 कैरेट गोल्ड का, 18 कैरेट गोल्ड का माइक्रो रॉकेट विथ माइक्रो स्कल्पचर्स ऑफ इंडियन स्पेस पायनियर सीवी रमन का, विक्रम साराभाई एंड एपीजे अब्दुल कलाम का, इनका जो है स्कल्पचर्स यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है? ऐसा बना हुआ, मतलब इनका मूर्ति काइंड ऑफ बना गया हुआ है गोल्ड का। इनका क्या क्या था? सीवी रमन का, जो रमन इफेक्ट्स के लिए जो इनको वो मिला था नोबेल प्राइज। विक्रम साराभाई जो इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सब जानते हैं, 2 से लेकर 2007 तक प्रेसिडेंट थे हमारे। अब अगला चलते हैं। ये है, अब जब हम स्काईरूट के वेबसाइट पे पहुँचे, देखो स्काईरूट एयरोस्पेस, ऐसा इनका वेबसाइट जब खोलोगे, तो ऐसा आएगा, ओपनिंग स्पेस फॉर ऑल, इस टाइप से आएगा। फिर जब हम चलेंगे, तो इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनका सीईओ का देखो, को-फाउंडर एंड सीईओ यही है पवन कुमार चंदन जी, इनका उधर न्यूज़पेपर में नाम था, और नागा भरत डाका, ये है, ये दोनों मिलके इसको फाउंड किया था, मतलब दोनों फाउंडर थे, तो जरूर आप ध्यान रखना। फाउंडर कौन-कौन थे? पवन कुमार चंदन और नागा भरत डागा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जब हमने इसको देखा, तो एक और इनका 2027 में भी लॉन्च होने का, कुछ विक्रम 2 के नाम से लॉन्च करेंगे 2027 में, जिसका थोड़ा-सा और जो ये स्पेसिफिकेशंस होगा, ये आप देख लेना। फिर इसका जब वेबसाइट को और हमने देखा, तो इसमें हम ये पाया कि इसके अंदर देखो,
ये जब इनका वेबसाइट खोलोगे तो इस टाइप से कुछ आता है। तो यहाँ पे क्या देखो ये ऑर्बिट बना हुआ है, ठीक है? 3 ऑर्बिट बना रखा है इन्होंने। अब इस ऐसे देखो ऑर्बिट में ऐसे जो है ये घूमता रहता है सैटेलाइट्स, ठीक है ना? सैटेलाइट्स ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है? अर्थ के चारों तरफ। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। सर ये क्या होता है? चलो मैं भी बताऊँगा कि लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। अच्छा, इससे पहले आप ये देख लो कि ऐसे यहाँ पे जाओगे तो बुक लॉन्च आएगा, तो बुक यहाँ पे बुकिंग करो, फिर ऑर्बिटल इंक्लिनेशन डालो। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगर करो लॉन्च को, फिर चूज़ योर राइड, इन सब डालने के बाद कंप्लीट करके फिर रिव्यू करो, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करो। फिर ये ऑर्डर प्लेस करके फिर ये आपका जो है जो भी आपने मतलब सैटेलाइट भेजना है आसमान में उसको जो है भेज देंगे। अच्छा सर, ये ऑर्डर प्लेस करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ देखो, ये जो क्या है कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री है इसको सरकार इसलिए 2000 मतलब मैंने बताया ना 2020 से यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। अ ये हाँ, देखो, गवर्नमेंट जो है 2020 से ही इसको स्पेस को जो बूस्ट करने में लगा हुआ है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। देखो यहाँ पे ये वाला भी देख ही लो आप स्लाइड अभी। इसमें क्या था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जा रहा है 2020 से ही। इसके लिए सबसे पहले इन स्पेस डेवलप किया गया था। एक एजेंसी है इन स्पेस, इसका फुल फॉर्म ज़रूर आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछ देता है डायरेक्ट। इंडियन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका क्या है, इसको बनाया गया था ताकि ये जो है इट ऑथराइजेस सुपरवाइजर एंड सपोर्ट्स प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट करेगा। इट आल्सो अलाउड स्टार्टअप्स टू यूज इसरोज का लॉन्च पैड, टेस्टिंग फैसिलिटी और टेक्निकल एक्सपर्टीज। इन सबको यूज करने के लिए आपको जो है इन स्पेस के पास जाओ, आप इनसे बातचीत करो, जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तो आप जो हो इसका इसरो का लॉन्च पैड यूज कर सकते हो, टेस्टिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हो। और इस मतलब इसीलिए गवर्नमेंट 2020 से ही लगी हुई है। अब जाके 2026 में पहला जो है विक्रम 1 के नाम से जो है स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया है। अब देखते हैं 2020 में और भी एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएसआईएल को भी डेवलप किया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। तो इसरो का जो भी इसरो डेवलप जो टेक्नोलॉजीज़ है, उसको प्राइवेट कंपनीज़ को दे देता है इसरो, ठीक है? ताकि उनको भी यूज़ करें, उसको यूज़ करके जो है बूस्ट करें इंडिया की इकोनॉमी को। तो अब ये बताऊँगा कि ये मतलब ऐसी गवर्नमेंट मतलब ऐसा चाह क्यों रही है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को आगे लाना, उसके बारे में भी बताता हूँ आगे, पहले आप ये देख लो। फिर 2023 में क्या किया गया कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 लाया गया, द गवर्नमेंट क्लियरली डिफाइन द रोल ऑफ इसरो कि रिसर्च एंड एडवांस मिशंस करेगा इन स्पेस प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, एनएसआईएल कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ें जो है 2023 में लाया गया था कि जो इंडियन स्पेस पॉलिसी लाया गया था 2023 में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है? बाकी ये 2026 में जो लॉन्च हुआ इसके बारे में आपको पता ही है। अच्छा, ये इंडिया के लिए अच्छा क्यों है? मतलब क्यों ये मैंने मतलब बताया कि गवर्नमेंट मतलब 2020 से ही लगी हुई है, तो क्यों लगी हुई है? क्यों? क्योंकि जो ये जो है पैसा देगा इंडिया को, ठीक है? अर्न रेवेन्यू फॉर इंडिया, इंडिया के लिए रेवेन्यू अर्न करेगा। क्योंकि जब हम विदेशी किसी भी विदेश को जैसे जर्मनी का जैसे भी 2 सैटेलाइट अभी जर्मनी का भी छोड़ा गया है, ऐसे ही जो अदर कंट्रीज़ का जब सैटेलाइट जब इंडिया को छोड़ा जाएगा, इंडिया को दिया जाएगा ऑर्डर कि आप छोड़ दो हमारे सैटेलाइट को, जब प्राइवेट इंडस्ट्री जो इसको सैटेलाइट को छोड़ेगी, तो इससे क्या है इंडिया में रेवेन्यू जनरेट होगा। क्या होगा फिर जैसे कंपनी है स्काईरूट एयरोस्पेस, जब कंपनी मतलब है काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है अब तो इसके बाद इसमें क्या इन्वेस्टमेंट्स भी आएँगे, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तो ये सब फ़ायदा है इसका, ठीक है? तो ग्लोबल ट्रस्ट इन इंडिया बिल्ड होगा, बूस्ट टू इंडियाज़ स्पेस इकोनॉमी, स्ट्रेंथन करेगा प्राइवेट स्पेस सेक्टर को। अब इसमें क्या है कि दिस सक्सेस विल इंस्पायर मोर प्राइवेट कंपनीज़ टू इनोवेट एंड डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सॉल्यूशंस, ठीक है? कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सॉल्यूशन जो है और भी जब कंपनीज़ आएँगी, तो वहाँ पे क्या होगा कॉम्पिटिशन मचेगा, तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सॉल्यूशंस भी निकल के आएँगे, ठीक है? सपोर्ट होगा स्मॉल सैटेलाइट मार्केट को। अब जैसे हमें छोटे-मोटे सैटेलाइट्स कई बार भेजने होते हैं किसी चीज़ को चेक करने के लिए, कुछ मतलब ऊपर में जो है छोटे से कम्युनिकेशन का अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, तो पूरा में सिस्टम बना के गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग ना करके प्राइवेट इंडस्ट्री ही छोड़ देगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ हमारे पास हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है? और हमारे पास टेक्नोलॉजी नया-नया डेवलप होगा, तो ये सब काफ़ी मतलब फ़ायदा वाला चीज़ हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो इंडिया भी चाहता है कि मतलब गवर्नमेंट भी चाहता है कि इसको आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए इन सब स्पेस इकोनॉमी में मतलब स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लाया जाए। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर ये लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है? देखो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो अर्थ है, ठीक है? अर्थ है। यहाँ पे क्या इसका ग्रेविटेशनल पुल होता है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके पास। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो ये जमीन पे आके वापस गिर जाता है, ठीक है ना? लेकिन अब कोई एक ऐसा स्पीड है जिसमें हम अगर इसको किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आता है। उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, वो कितना होता है? ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? ये याद रखना, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अच्छा, एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ये ऐसा वेलोसिटी होता है जिसपे कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करते हैं, तो ये जो है अर्थ के गोल-गोल घूमने लगता है, ठीक है? ऐसे अर्थ के गोल-गोल घूमने लगता है। कैसे घूमता है? तो होता क्या है कि जब थ्रो करते हैं, तो ये जाना तो चाहता है इधर, मतलब अपने फ़ोर्स से इधर जाना चाहता है, लेकिन होता क्या है, अपने वेलोसिटी से सीधा जाना होता है। लेकिन जब ये पुल लगता है, तो पुल लगने के कारण क्या धीरे-धीरे से वो अर्थ भी हमारी घूम रही है, तो घूमते-घूमते फिर ये क्या है, इसके गोल-गोल चक्कर लगाने लगता है। ये जो है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स जैसा जो है ना, ये अर्थ का ग्रेविटेशन पुल पुल के कारण ये जो गोल-गोल घूमने लगता है, जिसके कारण जो है ये ऑर्बिट में आ जाता है अर्थ के, और फिर ये घूमते ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, ठीक है। तो ये कितना होता है? तो ये होता है आपका ये होता है आपका 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है, इस पे 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये सैटेलाइट्स घूम रहे हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल। 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही जो है ये सैटेलाइट्स जो है इनके ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे अगर इनके इंजन भी शट ऑफ कर लेते हैं, कोई पावर नहीं भी रहता है, तो भी ये उसी इस रफ्तार से घूमते रहते हैं, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद अब ये देखो, ये हो गया अपना अर्थ। अब सबसे पहले स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। स्पेस कहाँ से ऊपर बोलेंगे, तो 100 किलोमीटर से ऊपर के एरिया को स्पेस बोला गया है। 100 किलोमीटर पे हम कर्मन लाइन बोलते हैं। कर्मन लाइन के ऊपर के एरिया को स्पेस बोलते हैं, नीचे के एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये स्पेस हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है? अब देखो, अब थोड़ा-सा एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हो गया अपना अर्थ। अर्थ के ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। जो भी मौसमी घटनाएँ हैं, जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना है, बारिश, तूफान, आंधी, साइक्लोन, टाइफून, जो भी आप बोलते हो, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है, ठीक है? इस एरिया में आता है, ठीक है? तो जो जहाज है ना, जहाज-वहाज जो है ट्रोपोस्फेयर में मिडल में तो उड़ेंगे नहीं, ये थोड़ा-सा ऊपर उड़ते हैं, मतलब यहाँ पे उड़ते हैं, कम से कम ट्रोपोपॉज़ बोलते हैं, जहाँ पे बिल्कुल अपर ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, ताकि इनको इन सब चीज़ों को कम सामना करना पड़े, जैसे कि आंधी का, तूफान का, बारिश-वारिश का। या फिर कुछ ऐसे भी जो मतलब जो जहाज हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, यानी कि या तो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेगा या फिर अपर ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। लगभग अर्थ से लेके 20 किलोमीटर तक का जो हाइट है, वहाँ तक हम ट्रोपोस्फेयर को मानते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ये है ओज़ोन लेयर। यहाँ पे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ओज़ोन लेयर है। अच्छा, ओज़ोन लेयर। अच्छा, ओज़ोन लेयर बनता कैसे है? तो ये देखो, जब जब ऑक्सीजन है ना, ये ऐसा चीज़ है कि जो बनता है, जिसके कारण ये बनता है, उसी को वापस रोकता है। मतलब बड़ा ही बेवफ़ा टाइप आदमी है। ये देखो, ओज़ोन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे जैसे यूवी रेज़ सन का पड़ता है, तो इसको तोड़ देता है 2O में, ठीक है? अब बैलेंस करने के लिए 2O कर लो, तो 2O में टूट गया। फिर जब ये और भी ऑक्सीजन है, जब ये O से मिलता है, तो ये बना देता है O3। इसी को बोलते हैं ओज़ोन, ठीक है? ओज़ोन। अच्छा, जब O3 बनता है, ओज़ोन ये रोकता किसको है? तो रोकता है अल्ट्रावायलेट रेज़ को ही। अच्छा, बना किससे था? तो अल्ट्रावायलेट रेज़ से ही बना था। जिससे बनता है, उसी को रोकता है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, ये कितना थिक होता होगा ये? तो लगभग 300 डॉप्सन यूनिट का होता है। इसको मेज़र करते हैं हम डॉप्सन यूनिट में। कितना डॉप्सन यूनिट होता है? 300 डॉप्सन यूनिट, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? 3 एमएम। अच्छा, इसका मतलब सर 300 डॉप्सन यूनिट मतलब 3 एमएम, मतलब 1 एमएम में 100 डॉप्सन यूनिट। हाँ जी, ये होता है 1 एमएम में 100 डॉप्सन यूनिट। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एकदम बहुत ही मतलब इसको तसल्ली से देख के इसको ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर से आगे चलते हैं, तो हमें मिलता है मेसोस्फेयर। सबसे कोल्डेस्ट, यहाँ पे लगभग -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो पाँचों स्फीयर में, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन-सा होता है, तो होता है मेसोस्फेयर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, फिर आता है थर्मोस्फेयर। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं। आयोनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ये रंगीन कुछ दिख रहा, हाँ, इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस। तो ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एक होता है, 2 होता है, ठीक है? जैसे अर्थ है ना, अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियलिस होता है, जिसमें कि लगभग जो जाते हैं लोग यहाँ पे पोल्स के आस-पास, यहाँ पे जाते हैं लोग देखने के लिए। कुछ पर्टिकुलर किसी ईयर में किसी पर्टिकुलर टाइम में होता है, मुझे एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। उस टाइम पे जाते हैं लोग इसको देखने के लिए। तो ऑरोरा बोरियलिस, और नीचे होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। तो ये दोनों देखने के लिए, तो वो दोनों कहाँ जनरेट होता है? एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये होता है थर्मोस्फेयर में, ठीक है? या फिर आयोनोस्फेयर में बोलते हैं। उसके बाद है एक्सोस्फेयर। यहाँ पे अब ग्रेविटी पुल काफ़ी कम हो जाता है, तो जो यहाँ पे जो एयर है ना, मतलब वो अलग-अलग उसमें बँटे होते हैं। यहाँ पे जो गैसेज़ हैं, वो अलग-अलग लेयर्स में बँट जाते हैं, ठीक है? ये लगभग 10,000 किलोमीटर, 690 किलोमीटर से ऊपर का जो भी है, वो सब एक्सोस्फेयर हो गया, ठीक है? तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि कर्मन लाइन होता है, कर्मन लाइन जो है, वो 100 किलोमीटर के हाइट पे होता है। उसके ऊपर के एरिया को हम स्पेस बोलते हैं, उसके नीचे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कि सर, लेकिन फिर अभी लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और ये जो आपने बोला था स्टेशनरी ऑर्बिट, ये तीनों रह गया था, तो इसके बारे में आते हैं। अब देखो, अभी क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं लो अर्थ ऑर्बिट और
सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट देखो, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ से लगभग 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक, यहाँ पे आ जाता है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है? फिर जब मीडियम अर्थ ऑर्बिट किसकी साइड से होता है, तो 2000 किलोमीटर से लेके लगभग 35,786 किलोमीटर तक जब पहुँच जाएँगे, तो इसको हम बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और जियो अ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने पे होता है? तो ये होता है 35,786 किलोमीटर पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, ठीक है? अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट्स होते हैं? तो ये देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग ये लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ता है, ठीक है? और कौन-सा उड़ रहा है? तो गगनयान मिशन जो हम भेजने वाले हैं, गगनयान मिशन, जिसमें 3 लोग हैं उसको उनको ऑर्बिट में ले जाया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा और इनको 3 दिन तक ये मतलब चक्कर काटेंगे अर्थ के गोल-गोल। तो ये भी गगनयान मिशन इसी इसी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होने वाला है। अच्छा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या होने वाला है? इसके अंदर क्या होता है? तो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर छोड़े जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो आईआरएनएसएस है, यानी इंडिया का अपना जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, आईआरएनएसएस, ये भी जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़ा गया है, ठीक है? अच्छा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? तो ये ऐसे ऑर्बिट होते हैं जैसे कि अर्थ है, अर्थ में किसी मतलब इस हाइट पे छोड़ दो, इस स्पीड से छोड़ दो कि ये और ये जो है बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिला के चले, मतलब जिस पॉइंट पे छोड़ा हुआ है उसी पॉइंट पे बना रहेगा हमेशा, ठीक है? तो एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को मतलब उस ऑर्बिट में हम छोड़ते हैं। तो ये इस पे क्या छोड़ा जाता है? तो वेदर सैटेलाइट्स, इस वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है? तो ये 3 तरह के ऑर्बिट होते हैं, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी इनका क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ने के लिए रेडी तो हो गया है। मतलब विक्रम 1 जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए रेडी है, इसलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है लो अर्थ ऑर्बिट रेडी टू लॉन्च। लेकिन मीडियम अर्थ ऑर्बिट कमिंग सून, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कमिंग सून, ठीक है? तो ये अभी आगे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ा के फिर ये जब लाएँगे आगे, तब ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ सकेंगे, उसके लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये एटमॉस्फेयर पूरा समझ में आ चुका होगा। ये पूरा स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा, कैसे व्हीकल को छोड़ा गया, क्यों मतलब गवर्नमेंट जो है 2020 से इस चीज़ में लगी हुई है, उसके बारे में समझ में आ चुका होगा। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का समझ में। एक और रह गया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एसएसओ, ठीक है? ये क्या होता है? ये लगभग 600 से 800 किलोमीटर का ही हाइट पे इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, मतलब ये क्या है? ये क्या है? पोलर लॉन्च, जैसे ये है ना नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो कुछ ऐसे छोड़ देते हैं इसको हम। ठीक है? मतलब ये नॉर्थ से साउथ पोल मतलब पोलर ऑर्बिट में इसको छोड़ा जाता है एसएसओ को, और उसमें जब चक्कर काटने लगता है, तो उसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, उस ऑर्बिट को बोलते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है कि जैसे कि न्यू दिल्ली से अगर कोई रॉकेट 10:30 बजे सुबह पास हुआ है, तो हर मतलब जब भी वो सैटेलाइट आएगा, अगले दिन भी वो 10:30 बजे सुबह न्यू दिल्ली से ही पास होगा। मतलब वो सॉरी सैटेलाइट, अगर 10:30 बजे किसी पर्टिकुलर लोकेशन से पास हुआ है, तो उसी लोकेशन पे, उस टाइम पे ही वो उसी लोकेशन पे पास होगा, ठीक है? हर दिन, ठीक है? नेक्स्ट डे भी उसी उसी लोकेशन से पास होगा, उसके अगले दिन भी उसी लोकेशन से पास होगा। तो जैसे अगर किसी भी मतलब अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे सपोज़ एक माउंटेन है न्यू दिल्ली के अंदर, तो उस माउंटेन का फ़ोटो खींचा गया है। सो जब हिमाचल के राजधानी हिमाचल का एग्ज़ाम्पल ले लो, हिमाचल का अगर फ़ोटो खींचा गया 10:30 बजे सुबह में, तो अगले दिन भी 10:30 बजे उसी माउंटेन का दोबारा फ़ोटो खींचा जाएगा। तो उससे क्या है कि उसी माउंटेन का जो प्रीवियस डे था और प्रेज़ेंट डे था या नेक्स्ट डे है, इन सब का कंपैरिज़न निकाल सकते हैं कि अलग-अलग दिन का फ़ोटो खींचने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भेजते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है सवाल, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये सारे ऑर्बिट्स वगैरह मैंने बता दिए हैं। ये मैंने बता दिया कि क्यों इंडिया के लिए अच्छा है, ठीक है? अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या सर मतलब एक ही यही प्राइवेट कंपनी है क्या जो और भी कोई प्राइवेट कंपनी मार्केट में आया हुआ है? आया हुआ है, बिल्कुल। इंडिया में देखो, इंडिया में जो है अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब काफ़ी हाई-फाई तरीके से ये भी मेहनत कर रहा है। हालाँकि अभी तक कुछ ऐसा सॉलिड कुछ आउटकम आ नहीं पाया है। तो स्काईरूट एयरोस्पेस ने तो मतलब ले आया, अभी अग्निकुल कॉस्मोस जो अभी लगा हुआ है, ठीक है? बाकी और भी जो छोटे-मोटे अभी कंपनीज़ हैं, जो भारत रॉकेट लैब है, इथर्नल इथर्नल ये है, इथेरियल एक्स है, स्पेस ज़ोन इंडिया, ये सब अभी भी मतलब काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है? अच्छा, हैदराबाद की काफ़ी कंपनी है यार, यहाँ देखो हैदराबाद की, ये भी हैदराबाद का ये बीआरएल भी। तो ये सब एग्ज़ाम में आपको ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना अग्निकुल कॉस्मोस जो है थोड़ा-सा अभी अच्छे लेवल पे इसका भी काम चल रहा है। इसका न्यूज़ में 1-2 दिन आया था, मैंने पहले पढ़ा था। इसका हेडक्वार्टर्स तमिलनाडु, चेन्नई में, बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी और भी देखो प्राइवेट प्राइवेट स्पेस लॉन्च व्हीकल, अच्छा और भी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी बहुत सारे प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, वो स्काई में मतलब आसमान में जो रॉकेट वगैरह भेज रहे हैं। वो कौन-कौन सा है? तो यूनाइटेड स्पेस स्टेट्स यूएस का तो है पता है, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, रॉकेट लैब,
फायरफ्लाई एरोस्पेस हो गया, रिलेटिविटी स्पेस हो गया, इंडिया का मैंने बता ही दिया, ये सब कंपनीज हैं। चाइना का भी कुछ लैंड स्पेस, गैलेक्टिक एनर्जी, आई स्पेस, गैस स्पेस, ये सब देख लेना। वैसे नॉलेज के लिए सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो ये था आज का सेशन और उम्मीद है आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और काफी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो भाई थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे टाइम टू टाइम, ताकि मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए थैंक यू।